हेलो डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8। वेलकम बैक टू हेलो अध्यापक। आज की वीडियो में खास ये है कि आपके लिए लेकर आया हूँ मैं आपका पीरियोडिक टेस्ट 1 क्लास 8 इंग्लिश, जो कि बेस्ड होगा आपकी टेक्स्ट बुक पे। इससे पहले मैं एक पेपर और बना चुका हूँ दोस्तों, जो कि आपके ब्रिज कोर्स के ऊपर पूरी तरीके से बेस्ड। हाँ, तो अगर आपका एग्जाम इस तरह से आने वाला है, जैसे कि आधा पेपर ब्रिज कोर्स से या कुछ पोर्शन आपका बुक से, तो आप ये पेपर प्लस जो मैंने पहले पेपर बनाया है दोनों को देख लीजिएगा। अगर आपका क्वेश्चन पेपर एंटायरली पूरी तरीके से अगर टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी है। इस वीडियो में मैंने आपके सिलेबस के पहले 2 चैप्टर लिए हैं। पहला चैप्टर है द विट दैट वन द हार्ट और दूसरा है एक पोएम अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। तो ये पूरा पेपर जो है टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस्ड है। इसको मैंने सिर्फ क्वेश्चन पेपर जो बनाया है वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस और टेक्स्ट बुक की ग्रामर लेकर बनाया है। तो 99% आपके टीचर्स को इसी तरीके से पेपर बनाना चाहिए, बट वी नेवर नो विद द सब्जेक्ट टीचर्स। वो अपने तरफ से कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, तो आप अपनी एक बार सिलेबस ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ये पेपर एंटायरली आपकी टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस्ड है, तो एक अच्छा पेपर जो है वो टेक्स्ट बुक के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पेपर। सबसे पहला, जैसा कि आपको पता है, आपको मिलेगा सेक्शन ए में रीडिंग। यहाँ पर आपका एक पैराग्राफ है एंड देन यू विल बी रीडिंग दिस पैराग्राफ एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैराग्राफ you will be answering the question. तो ये है that evening the king approached the queen with the softened expression. Thirumalambal, he began, his voice gentle. I have been foolish. I see now that I overreacted. I let my pride blinds. I am so sorry. The queen, who had longed for this moment, smiled and replied, if you like, we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your point. तो हमें पता है पहले राजा जो है वो रूठ कर चला गया था और वो रानी के पास वापस नहीं आया था। जब वो उसकी पोएम सुनते-सुनते उसने उबासी ले ली थी अब। तो उसके बाद जो है राजा वापस आया, जब उसको रियलाइज़ हुआ अपनी मिस्टेक, तो उसने उससे अपनी रानी से माफ़ी माँगी, कहा कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा था, मुझे माफ़ कर दीजिए। और रानी जिस जो इसी पल का इंतज़ार कर रही थी, मुस्कुराई और बोली कि अगर आप चाहो तो हम इस लड़ाई झगड़े को पीछे छोड़ के और आगे की बात कर सकते हैं। अब मैं अभी भी इंटरेस्टेड हूँ आपकी पॉइंट सुनने में। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग विद द सुटेबल एक्सप्लेनेशन। व्हेन द किंग सेड आई लेट माय प्राइड ब्लाइंड मी, इसका क्या मतलब है? ही मीन्स दैट, इस चीज़ का क्या मतलब है कि मैंने जो है अपने घमंड ने मेरे घमंड ने मुझे अंधा कर दिया। तो इसका सीधा-सा आंसर है कि ही मीन्स हिज ईगो स्टॉप्ड हिम फ्रॉम सीइंग द ट्रुथ क्लियरली एंड मेड हिम अनफेयर टू द क्वीन। तो वही बात हो गई कि उसका ईगो जो है उसके आड़े आ रहा था और उसके ईगो ने सच्चाई को देखने नहीं दिया। सेकंड है, व्हाई डज़ द क्वीन से इफ यू लाइक वी कैन लीव दिस क्वार्रल बिहाइंड अस? क्यों कहा था रानी ने ऐसा? तो रानी ने ऐसा इसलिए कहा बिकॉज़ शी वांट्स पीस, फॉरगिवनेस एंड टू रीबिल्ड देयर बॉन्ड ऑफ लव। वो चाहती थी कि जिस तरह से उसके राजा जो है पहले उससे प्रेम करते थे, वो आगे भी उससे इसी तरीके से व्यवहार करें। Third है, fill in the blank by choosing the correct option from those given in the bracket. The king acknowledges that his pride clouded his judgment, which shows क्या उसकी इंटेलिजेंस या करेज या उसकी मैच्योरिटी ऑफ सेल्फ एंड सेल्फ अवेयरनेस। तो जब वो अगर वो ये समझ रहा है कि उसको प्राइड ने उसको अंधा कर दिया था और वो सही तरीके से जज नहीं कर पा रहा था, और वो इस बात को मानता है, तो दिस शोज उसकी मैच्योरिटी कि वो मैच्योर है और सेल्फ अवेयर है। Fourth is state any one characteristic that the queen's response to the king's apology showed about her. तो उसका जो रिप्लाई था उससे यही लगता है कि वो बहुत ही फॉरगिव थी। वो मतलब वो माफ़ करने वाली थी और वो बातचीत को आगे ज़्यादा खींचना नहीं चाहती थी लड़ाई-झगड़े को। Why does the king tone change when speaking to the queen? तो उसकी टोन क्यों चेंज हो गई? वैसे तो वाइफ के आगे किसी की भी टोन ऐसी ही रहती है, बट एनीवे, ही वांट्स टू चैलेंज हर, ही इज़ फीलिंग अपोलोजेटिक, ही इज़ एंग्री विद हर या ही इज़ जोकिंग विद हर। तो उसकी टोन इसलिए चेंज हो गई क्योंकि वो अपनी गलती मान रहा था, तो ही इज़ फीलिंग अपोलोजेटिक मतलब अपोलोजाइज़ कर रहा। हाँ, नेक्स्ट जो है यहाँ पर मैंने किसी पोएम की कुछ 2-4 लाइनें आपको दे रखी हैं, आप इनको पढ़ेंगे और फिर आप क्वेश्चंस के आंसर देंगे। दे ड्रिफ्ट इन ऑल डायरेक्शंस this way and that, the fluffy clouds, droopy clouds, skinny and fat, and when each of them settles in its own patch of sky, they are sad that it's over, and some of them cry. तो ये जो है ये मैंने आपकी ब्रिज कोर्स है उससे ये लिया था, क्लाउड वाली जो पोएम थी उससे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं 4-5, आइए इनको भी डिस्कस करते हैं। वी कैन रेफर टू द क्लाउड्स एज एक्साइटेड और रेस्टलेस बिकॉज़
हमें क्यों लगता है कि क्लाउड जो है वो रेस्टलेस या एक्साइटेड जैसे लगते हैं? तो इसका आंसर हम लिखेंगे वी कैन रेफर टू द क्लाउड्स एज़ एक्साइटेड और रेस्टलेस बिकॉज़ दे आर मूविंग इन मैनी डायरेक्शन नेवर स्टेइंग स्टिल। वो रुक ही नहीं रहता, वो कहीं इधर कभी उधर। इधर चला मैं, उधर ही चला। नेक्स्ट है स्टेट टू एग्जांपल्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग डिस्क्रिप्शंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। तो आपको एक्सट्रैक्ट से दो ऐसी चीजें ढूंढनी है जो एक दूसरे को कॉन्ट्रास्ट कर रही हो। जैसे आप ये बात कर सकते हो फ्लफी क्लाउड और ड्रूपिंग क्लाउड्स, तो ये एक दूसरे को एक कॉन्ट्रास्ट कर रही है। या स्किनी और फैट, एक जो है स्किनी का मतलब क्या होता है पतला दुबला सा, और फैट का मतलब क्या होता है मोटा ताजा। फ्लफी का मतलब होता है फूला फूला, और ड्रूपी क्या होता है कोई जैसे बादल जैसे कोई लटक रहा हो। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये एग्ज़ाम्पल्स है कॉन्ट्रास्टिंग डिस्ट्रैक्शंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। द वर्ड सेटल्ड इन द लाइन, लाइन क्या है? एंड व्हेन ईच ऑफ देम सेटल्ड इन इट्स ओन पैच ऑफ स्काई रेफर्स टू। तो इस पूरे सेंटेंस में सेटल का क्या मतलब है ये हमें बताना है। जॉइन्स अदर क्लाउड्स, या फिर ग्रोज बिगर, स्टॉप मूविंग, या फिर फेड्स इनटू द स्काई। तो सेटल का मतलब है रुक जाना, थम जाना, रुक जा। स्टॉप मूविंग इज द करेक्ट आंसर। नाइन्थ इज व्हेन why can the clouds be described as excited or restless in this stanza? क्या क्या ऑप्शंस है? दे fall quickly, they move in different directions, they block the sunlight, they cause thunderstorm. Correct answer is B, they move in different directions. 10th is what is the most likely reason for the cloud sadness at the end of their dance? आखिरी वक्त में उनकी सैडनेस का राज क्या था? The rainstorm is coming, the dance is over, the moon disappears, they miss the stars. The correct answer is the dance is over. चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन बी राइटिंग एंड ग्रामर, दिस इज ऑफ 10 मार्क्स। तो पहले आपको 5 मार्क्स का राइट अ लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर 3 days टेक लीव। बहुत आसान है। राइट अ फॉर्मल लेटर टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सजेस्टिंग एन अवेयरनेस ड्राइव ऑन रेन वाटर हार्वेस्ट। चलिए पहले बात करेंगे सिक लीव लेटर की। तो टू द प्रिंसिपल पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 अजमेर। तो यहाँ पर मैंने अजमेर के विद्यालय का एक एग्जाम्पल लिया है। रेस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर and doctor has advised me to take rest. Therefore, I request you kindly grant me leave for 3 days. 18 अगस्त से 20 अगस्त तक की छुट्टी मने दे दो। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडिएंटली रिया शर्मा, क्लास 8B। तो ये है आपका सिक लेटर। दूसरा है टू द कमिश्नर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अजमेर। तो मैंने यहाँ पर दोनों एड्रेस जो है अजमेर के दे रखे हैं। रिस्पेक्टेड सर मैडम, through this letter, I would like to suggest an awareness drive on rainwater harvesting in our city। क्योंकि राजस्थान में वैसे भी पानी की थोड़ी सी कमी रहती है, इसलिए मैंने अजमेर का एक एग्जांपल लिया। हालांकि अजमेर में पानी की इतनी कमी नहीं है जितनी जोधपुर या ऐसे दूसरे इलाकों में है जहाँ पर वेस्टर्न राजस्थान की तरफ है। ड्यू टू वाटर शॉर्टेज एवरी समर, इट इज important to teach citizens how to save rainwater. The drive may include street plays, posters, workshops in schools, and community halls. This will help people understand the need to conserve water for future generations. I request you kindly consider this suggestion. Thanking you, yours faithfully, वही रिया शर्मा, क्लास 8B की। इसके बाद बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। डू एज डायरेक्टेड। ग्रामर पोर्शन है। क्रिएट न्यू कंपाउंड वर्ड, ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग में आपको दे रखा है क्विक। तो आपको जो है क्विक के साथ कोई और वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड जोड़ के और एक न्यू कंपाउंड वर्ड बनाना है। तो आपकी बुक में एक वर्ड लिखा हुआ है क्विक विटेड। विट होता है ना, विट, द विट दैट वन द हार्ट्स, वही विट यहाँ पर आएगा, द क्विक विटेड। या फिर यहाँ पर कॉमन, और यहाँ पर आ सकता है सेंस, कॉमन, कॉमन मैन भी आ सकता है, कॉमन सेंस भी आ सकता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कंपाउंड वर्ड बना सकते हैं। B is complete the following sentence appropriately with either the main clause or the subordinate clause। if clause का आपको इस्तेमाल करना है। क्या है? योर टीचर विल बी अनहैप्पी इफ डैश डैश डैश। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो योर टीचर विल बी अनहैप्पी इफ यू डू नॉट कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। अगर आप समय पर अपना काम पूरा नहीं करोगे तो आपका टीचर जो है वो अनहैप्पी हो जाएगा। टी पार्ट है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स दैट करेक्टली रिप्लेसेस द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। अ सनडाइल विद अ स्ट्रेंज डिवाइस, और यहाँ पर जो अंडरलाइन वर्ड है वो एक्चुअल में है स्ट्रेंज। तो इस स्ट्रेंज को आपको इन 4-5 वर्ड्स में से किसी एक के साथ रिप्लेस करना है। तो स्ट्रेंज का मतलब क्या होता है? अजीब। और यहाँ पर जो
अनयूजुअल, पेक्यूलियर, न्यू और रेयर, एक्सटर्नल। इनमें से इससे सबसे क्लोजर मीनिंग है पेक्यूलियर का। तो आप स्ट्रेंज को पेक्यूलियर से एक्सचेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। डी है आंसर इन वन वर्ड, लेंथ ऑफ अ वायर इन अ सर्कल। तो ये तो मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया। आपको पता है कि जो बाउंड्री होती है सर्कल की, दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। तो यहाँ पर आप लिखेंगे सर्कमफेरेंस। फ्रेम द क्वेश्चन करेक्टली, माय कैट्स नेम इज बिल्लो। तो आपको क्वेश्चन बनाना है इसका। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज योर कैट्स नेम। तो इस तरह से आप सारे आंसर्स लिख सकते हैं। आपको कंपाउंड वर्ड लिखना है, क्विक विटेड, या हो गया कॉमन सेंस, यहाँ लिख दिया हमने। योर टीचर विल बी अनहैप्पी इफ यू डू नॉट कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। तो स्ट्रेंज को हमने चेंज कर दिया पेक्यूलियर से, लेंथ ऑफ अ वायर इज सर्कमफेरेंस, और क्वेश्चन हमने बना दिया व्हाट इज योर कैट्स। सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं, लिटरेचर। यहाँ पर आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। मैंने आपको यहाँ पर 6 दिए हैं, इनमें से आपको कोई 5 करने हैं। मैं इन सभी 6 को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। पहला है, व्हाई वाज द विजयनगर एम्पायर कंसीडर्ड टू बी इन इट्स गोल्डन एरा ड्यूरिंग कृष्णदेवराय रेन। तो जो विजयनगर एम्पायर था वो उसको गोल्डन एरा माना जाता है कृष्णदेवराय के टाइम का, क्योंकि उस वक्त आर्ट, लिटरेचर, आर्किटेक्ट जो है वो फ्लरिश हुआ था, काफ़ी बड़ा बढ़ गया था। ट्रेड जो है वो प्रॉस्पर कर रहा था, काफ़ी तरक्की पर थे लोग। एंड द किंगडम वाज पावरफुल एंड रिच। तो जो राज्य था वो काफ़ी पावरफुल और रिच था। बी है, व्हाट डज द पोएम टेल अस अबाउट द वे पीपल थिंक डिफरेंटली अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। तो जो सेकंड पोएम हमने पढ़ी थी, जो आपने आई एम श्योर पढ़ी होगी, उसका क्वेश्चन है कि पोएम ही हमें कैसे बताती है कि जो लोग हैं वो हमारे इर्द-गिर्द जो लोग हैं वो किस तरीके से सोचते हैं। तो द पोएम टेल अस दैट पीपल व्यू द वर्ल्ड डिफरेंटली, व्हाट वन फाइंड्स ऑर्डिनरी अनदर मे फाइंड प्रीशियस। कोई चीज़ किसी के लिए बिल्कुल मामूली हो सकती है, लेकिन दूसरे के लिए वो बहुत ज़्यादा कीमती हो सकती है। दी है, हाउ डिड रामाकृष्ण गेन अ स्पेशल प्लेस इन द किंग्स कोर्ट। तो तेनालीराम जो है उसने कैसे गेन की स्पेशल प्लेस कोर्ट में, बिकॉज ऑफ हिज विट, ह्यूमर एंड क्लेवर सॉल्यूशन टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। जैसे नॉर्थ इंडिया में बीरबल था अकबर के टाइम पर, वैसे ही साउथ में तेनालीराम था। डी इज द पोएम पोर्ट्रेज मिसेस जॉन्स इन अ पॉजिटिव लाइट, सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। द पोएम पोर्ट्रेज Mrs. Jones positively because she takes joy in her garden, values small things and is creative with her stones and plants. तो कैसे थी मिसेस जॉन पॉजिटिव? तो वो अपनी गार्डनिंग में बहुत एंजॉय करती थी। उनको छोटी-छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो बहुत क्रिएटिव थी अपने स्टोन्स और प्लांट्स को लेकर। ई है, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ कोर्टियर्स व्हेन तेनालीरामा इंट्रोड्यूस्ड हिज स्पेशल पैडी सीड्स? क्या था लोगों का रिएक्शन? द कोर्टियर्स फर्स्ट मॉक्ड तेनालीरामा। मॉक्ड का मतलब होता है मजाक उड़ाया स्पेशल सीड्स का, बट लेटर लाफ्ड एंड एडमायर हिज विट व्हेन ही क्लेवरली कनेक्टेड इट टू किंग्स क्वार। जब उसने उस बीज को किंग के जो राजा ने जो लड़ाई झगड़ा किया था अपने वाइफ से, उसके साथ जोड़ दिया, तो सभी उसकी तारीफ करने लगे। एफ है, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर डिस्क्राइब्स द प्लांट्स एज बीइंग सो स्मॉल दैट दे कुड बी प्लांटेड विद अ पिन। तो स्पीकर जो है डिस्क्राइब कर रहा था प्लांट्स को, बहुत छोटा, इतना छोटा कि उसको पिन से भी प्लांट किया जा सकता था। ये शो करता है कि हाउ टाइनी एंड डेलिकेट दे लुक, मतलब वो कितने छोटे और कितने नाजुक थे, इससे इस चीज़ का पता लगता है। उसके बाद एक आंसर है, आंसर एनीवन। इसका मतलब ये है कि मैंने आपको यहाँ पर और में भी एक क्वेश्चन दिया होगा, और ये 4 मार्क्स का है। तो इसमें बेसिकली ये आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया है मैंने। ये इसलिए दिया है क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में 2-3 एक्सट्रैक्ट्स हैं और उनमें से एक आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आइए बात करते हैं एक्सट्रैक्ट क्या है। द किंग थॉट आई वाज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोएम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ। सिंस देन ही हैज नॉट स्पोकन टू मी। इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूज़न अनदर डे। हेल्प मी प्लीज रामा, ओनली यू कैन हेल्प द एंड द किंग अंडरस्टैंड। तो ये सब जो है उसकी वाइफ बोल रही है कृष्णदेवराय की। रामा nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter, Your Highness, but this needs a well-planned approach and I may need some time to find a right strategy. तो वो ये कह रही है कि राजा ने सोचा कि मैं उनकी जो पोएम है उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, और वो गुस्से में वहाँ से चले गए, और तब से उन्होंने मुझसे बात नहीं की है,
अगर मुझे पहले से ऐसा पता होता तो मैं कोई और दिन चुनती वो पॉइंट सुनने के लिए। रामा तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी क्योंकि तुम ही एक हो जो राजा को समझा सकते हो। तो रामा ने सर हिलाया और बोला कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इस मैटर को रिज़ॉल्व करने की रानी साहिबा, लेकिन इसके लिए बहुत ही प्लानिंग की ज़रूरत है और उसके लिए मुझे थोड़ा-सा टाइम चाहिए ताकि मैं राइट स्ट्रैटेजी सोच सकूँ। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चंस ये है, व्हाई डज़ द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनालीराम कैन हेल्प द किंग? हाउ डज़ तेनालीराम रामाज़ रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हिज विज़डम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग? और इस तरीके से 3-4 क्वेश्चंस हैं। आइए इनको डिस्कस करते हैं। पहला है, व्हाई डज़ द क्वीन बिलीव दैट ओनली तेनालीरामा कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड? तो क्वीन को ये लगता था कि तेनालीराम ही उसको हेल्प कर सकता है क्योंकि ही इज़ वाइज़, विटी एंड ही कैन मेक द किंग अंडरस्टैंड इन अ क्लेवर वे। तो वो बहुत हाज़िर-जवाब था, बहुत समझदार था, बहुत वाइज़ था और वो आसानी से क्लेवर तरीके से जो है राजा को समझा सकता था। सेकंड है, हाउ डज़ तेनालीरामा's रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट हिज विज़डम एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल? तो तेनालीरामा का रिस्पॉन्स जो है वो कैसे बताता है कि वो बहुत बुद्धिमान था, बिकॉज़ ही प्लान्स केयरफुली, डज़ नॉट रश एंड लुक्स फॉर द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम। वो बहुत केयरफुली आगे बढ़ता है, एकदम जल्दबाज़ी नहीं करता और वो बेस्ट स्ट्रैटेजी सोचता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये दिखाता है कि वो बहुत ही बुद्धिमान था, उसमें विज़डम था और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी थी। थर्ड है फिल द ब्लैंक। आइए पढ़ते हैं। द किंग्स रिएक्शन शोज दैट ही इज सेंसिटिव एंड डैश हैज अ लॉट ऑफ फेथ या टेक्स ग्रेट प्राइड इन हिज पोएट्री। तो जो राजा था वो बहुत ही सेंसिटिव था और उसको अपनी जो पोएट्री थी उस पे काफी प्राउड था वो, इसलिए टेक्स ग्रेट प्राइड जो है वो यहाँ पर आएगा। फोर्थ है, व्हाट डज द क्वीन स्टेटमेंट इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे सजेस्ट अबाउट हर फीलिंग। तो उसने क्यों कहा, अगर मुझे ऐसा पहले पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कोई और दिन चुनती। शी इज एंग्री एट द किंग फॉर ओवर रिएक्टिंग, शी रिग्रेट्स द अनइंटेंडेड मिसअंडरस्टैंडिंग, शी बिलीव्स द पॉइंट वाज नॉट वर्थ लिसनिंग टू, या शी इज वरीड दैट द किंग माइट पनिश। तो एक्चुअली वो उसको रिग्रेट था कि जो वो ना अनचाहे जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अगर उसको पता होता तो वो किसी और दिन चुनती कि वो किसी और दिन सुनाओ, मुझे अभी मत सुनाओ। इसी के साथ और में मैंने आपको दे रखा है, अगर क्योंकि कुछ स्कूलों में सेकंड चैप्टर भी हो गया है, तो वहाँ से भी एक एक्स्ट्रैक्ट लेना ज़रूरी था। अगर आपका सेकंड चैप्टर नहीं आ रहा तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो, अगर आ रहा है तो इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि वहाँ पर यही एक एक्स्ट्रैक्ट है। माय नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जोन्स हैज़ गॉट a garden full of stones, a crazy path, a lily pond, a rockery, and just beyond a sundial with a strange device, which Mrs. Jones think rather nice. तो यहाँ पर जो है इंसान बता रहा है कि मिसेस जॉन का जो गार्डन है वो कैसा है। वहाँ पर क्रेज़ी पाथ है, पॉन्ड है, रॉकरी है, सनडाइल है और ये सब जो है मिसेस जॉन को पसंद आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट मिसेस जोन्स टेस्ट इन द गार्डनिंग फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ हर गार्डन बीइंग फुल ऑफ स्टोन्स? इससे क्या आपको समझ में आता है? आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। कौन सा? द गार्डन सर्व्स एज अ मीन्स टू रिवील मोर अबाउट मिसेस जॉन्स हरसेल्फ। What does the poet mean by crazy path? What does the sundial with the strange device suggest about Mrs. John's personality? ये एमसीक्यू है, इसको बाद में बात करेंगे। पहले आइए इन 3 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहला है, क्या इन्फर करता है? इट कैन बी इन्फर्ड दैट मिसेस जोन्स टेस्ट इन गार्डनिंग इज अनयूजुअल है एंड फोकस्ड ऑन स्टोन्स रेदर देन फ्लावर्स। मतलब थोड़ा-सा अलग है, दूसरों से, लोगों से अलग है और ज़्यादा फोकस्ड है स्टोन्स पर बजाय इसके कि नॉर्मली जो है लोग गार्डन में फ्लावर्स रखते हैं। सेकंड है, ट्रू है या फॉल्स है? द गार्डन सर्व्स एज अ मीन्स टू रिवील, ये दिखाता है कि मिसेस जॉन कैसी थी, तो ये ट्रू है। थर्ड है, व्हाट डज द मीन बाय क्रेजी पाथ? तो बाय क्रेजी पाथ द पॉइंट मीन्स कि वो इर्रेगुलर था और उसका टेढ़ा-मेढ़ा जो है पाथ था, मेड ऑफ स्टोन, वाइंडिंग पाथ मेड ऑफ स्टोन। फोर्थ है, व्हाट डज द सनडायल विद अ स्ट्रिंग डिवाइस सजेस्ट अबाउट मिसेस जोन्स पर्सनैलिटी? शी हैज फैसिनेशन विद अनयूजुअल आइटम्स, शी प्रेफर्स ट्रेडिशनल गार्डन डेकोरेशन। तो ट्रेडिशनल तो उसका था ही नहीं, जैसे नॉर्मली लोग रखते हैं। शी इज़ अनइंटरेस्टेड इन हर गार्डन अपीयरेंस, ऐसा भी नहीं है, वो काफ़ी ध्यान रखती थी अपने गार्डन का। शी लाइक्स मॉडर्न एंड एक्सपेंसिव आइटम्स, तो उसकी वहाँ पर कोई भी एक्सपेंसिव आइटम नहीं था उसके गार्डन में। तो ये जो है एक फ़ैसिनेशन है अनयूजुअल आइटम्स के
लिए। आगे बढ़ते हैं, डू एज़ डायरेक्टेड 1 इंटू 4 मार्क का क्वेश्चन है, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर कायदे से मुझे देना एक ही चाहिए था क्योंकि अब आपकी बुक में ये दोनों गिवन हैं और एग्ज़ाम में पता नहीं टीचर कौन-सा वाला दे दे, तो इसलिए मैं इन दोनों को डिस्कस कर रहा हूँ और मैं आपको एक और चीज़ दे रहा हूँ। क्या बात कर रहा हूँ मैं? बात कर रहा हूँ नैरेटिव एसे की। जब आप अपने फर्स्ट चैप्टर के एंड में जाएँगे तो वहाँ पर एक नैरेटिव एसे आपको ऑलरेडी गिवन है, उसको पढ़िए और आपसे इन दोनों के बारे में नैरेटिव एसे पूछा गया है। तो अगर आपके टीचर समझदार हैं और वो कुछ उन्होंने आपको एक्स्ट्रा नहीं करवा रखा है आपकी बुक में, नोटबुक में, तो वो इन दोनों में से आपको कुछ दे सकते हैं। तो मैं यहाँ दोनों को ही डिस्कस करूँगा और इसके साथ और मैं वहाँ पर एक नोटिस भी है, तो नोटिस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वहाँ उन्होंने हर्ब गार्डन दे रखा है, तो मैंने जैसा कहा, मैं आपको टेक्स्ट बुक के बेसिस पे ये सब दे रहा हूँ। हो सकता है आपके टीचर ने आपको नोटबुक में कुछ और करवा रखा हो, तो आप वो भी करिएगा। चलिए बात करते हैं इन तीनों की। पहले बात करते हैं फर्स्ट नैरेटिव ऐसे, द डे आई लर्न्ड द वैल्यू ऑफ टीम वर्क। वन डे ड्यूरिंग अ स्मॉल फुटबॉल मैच आवर टीम वाज लूजिंग बैडली, हार रही थी। एवरीवन ट्राइड अलोन बट फेल्ड, सब अकेले अकेले तुर्रम खां बन रहे थे। देन आवर कोच रिमाइंडेड अस दैट टीम वर्क इज मोर इम्पोर्टेंट देन इंडिविजुअल टैलेंट। वी स्टार्टेड पासिंग द बॉल, supporting each other and playing as one. हम मिलकर खेले. Slowly we scored 2 goals and drew the match. That day I learned that teamwork always brings success, while selfish play leads to failure. B है narrative ऐसे किस पे, a small act of kindness that made me a difference. तो इसमें क्या है, once I saw an old man struggling to cross the busy road. Many people walked by ignoring him. कोई इस पे ध्यान नहीं दे रहा था. I held his hand and helped him cross safely. पार करवाया मैंने. He blessed me with a smile that made me feel very happy. It was a small act, but it made a big difference to him and to me. I realized kindness costs nothing but means a lot. अब इसके और में नोटिस है, तो नोटिस में मैंने यहाँ पर लिखा है नोटिस फिर आपका विद्यालय का नाम पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 पटना और पटना में हो गई घटना, तो ये है डेट 17 अगस्त 2025 यानी कि आज की इनॉग्रेशन ऑफ हर्ब गार्डन हमें बताना है। दिस इज टू इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 6 to 8 दैट द नेचर क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग द इनॉग्रेशन ऑफ हर्ब गार्डन ऑन 22nd August 2025 at 9:30 AM in school courtyard या school playground, आप कुछ भी लिख सकते हो। School nursery, school garden, जो मर्जी आप लिखिए। The principal will inaugurate the garden. Students will learn about different medicinal plants and their use. Interested students may contact their science teacher by 20th August. रिया शर्मा, member of Nature Club. उसके बाद हम पढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ, स्पेलिंग्स, ये 2 मार्क्स का है। व्हाट डज द वर्ड स्केप्टिकल मीन? डाउटफुल, हैप्पी, एंग्री या सर्टेन, तो इसका मतलब होता है डाउटफुल, तो हम यहाँ पर इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट है राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड अनफेज्ड एंड क्रिएट अ सेंटेंस। अनफेज्ड का मतलब बताना है और फिर बनाना है हमें एक सेंटेंस। तो हम अनफेज्ड का मतलब बताते हैं, वो है नॉट वरीड या नॉट बॉदर्ड, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेंटेंस क्या है, शी वॉज अनफेज्ड बाय द डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड आंसर्ड इट कामली। तो यहीं पर दोस्तों आपका ये क्वेश्चन पेपर सैम्पल पेपर मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। आपको कोई ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी बुक अभी कुछ दिनों पहले ही आई है। तो अगर कोई चैनल ये आपसे वादा करता है कि ये ओरिजिनल पेपर है, बेसिकली उसको सिर्फ व्यूज चाहिए, इसलिए वो ये सब बातें कह रहा है। खैर, अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए और आगे वीडियो देखते रहे। बाकी के क्वेश्चन पेपर्स भी बहुत ही जल्द आपके लिए यूट्यूब पर आ जाएंगे। तो अभी अपना ध्यान रखिए। मम्मी पापा का कहना माने, जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो ना बोलिए हेलो, टेक केयर, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।